दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप और भी अच्छी कहानियाँ सुन सकें। आज की कहानी है स्वांग। मनोहर मध्य प्रदेश की पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा पास करके पहले अटेम्प्ट में ही नायाब तहसीलदार बन गया था। ये उसके लिए बहुत ज़्यादा ही बड़ी उपलब्धि थी। उसे ट्रेनिंग पीरियड में सागर में रहने का आदेश मिला, यानी कि अपने शहर से बहुत दूर। उसके पिता बहुत ज़्यादा खुश हुए। हेमराज और मैं सालों तक स्कूल में शिक्षक रहे हैं। सेवानिवृत्ति होकर हेमराज सागर में रहने लगा है। अब उसकी मदद ली जा सकती है। मन्नू, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। हेमराज जी के मकान के पास ही कुछ न कुछ तो बंदोबस्त कर ही देंगे। पिता पुत्र को देखकर हेमराज गुरुजी बहुत ज़्यादा खुश हो गए। मैं मनोहर के लिए कोई न कोई और मकान क्यों तलाशूं? तुम इतना क्यों सोच रहे हो दोस्त? मेरा मकान क्यों नहीं? तब लड़का आपके हवाले, मेरे पिताजी ने कह दिया। मैं निश्चिंत हुआ। पिताजी बोले, हेमराज गुरुजी अपने आधे कच्चे आधे पक्के मकान में अपने प्रिय मित्र के पुत्र के लिए स्थान बनाने में उत्साहपूर्वक जुट गए। उत्तर की ओर का आयताकार कमरा, जिसकी खिड़की कच्चे आंगन में ही एक दरवाज़ा बाहर, दूसरा बीच वाले कमरे में खुलता था, उसके बीच वाले द्वार को बंद करके कमरे को अलग सा बना दिया मन्नू के लिए। जल्दी ही उसकी दिनचर्या पूरी तरह से तय हो गई। वह सुबह सुबह बड़ी फुर्सत से उठ जाता था, चाय बनाकर इत्मीनान से वहीं बैठकर पीता था। फिर आंगन में खुलने वाली खिड़की से बाहर झांकता था कि कहीं कोई रुका तो नहीं। आंगन में कुछ काम कर रही दोनों बड़ी लड़कियां, निशा और नैना, कई बार अक्सर ही एक साथ कह उठती थी, आ जाइए, बाथरूम खाली है। सामूहिक बोलने से वे एकदम से झेप जाती और एक दूसरे को निहार कर साथ साथ में हंसने लगती। आंगन पार कर स्नानगृह तक जाते हुए मनोहर को ऐसे लगता जैसे दोनों लड़कियां उसे घूर कर देख रही हैं, और फिर तैयार होकर वह घर से निकलता और पास ही में एक भोजनालय में मासिक भुगतान पर खाना खाते हुए वहीं से ऑफिस चला जाता था। उसने निःशुल्क आवास स्वीकार कर लिया था अपने पिताजी के दोस्त के घर, किंतु गुरुजी के दबाव के बावजूद निःशुल्क भोजन स्वीकार नहीं किया था। उसे भोजनालय पर खाना ही ज़्यादा पसंद आया था। शाम को वह कार्यालय से लौटकर सुस्ताता, फिर पुस्तकालय चला जाता, कुछ पुस्तकें इशू कराता और रात का खाना खाकर वापस घर आ जाता और वहीं पर सो जाता। इसी बीच दूध वाला दूध का पैकेट हेमराज गुरुजी के घर पर दे जाता था। गुरुजी की पत्नी सुशीला, निशा, नैना या फिर सबसे छोटी लड़की, जिसको छोटी ही पुकारा जाता है, उसे पैकेट थमाती। जब लड़कियों का उंगलियों का स्पर्श हो जाता तो उसे अच्छा लगता था। फिर वह पुस्तक पढ़ते पढ़ते ही वहीं पर सो जाता था और फिर दूसरे दिन वही रोज़ की दिनचर्या। वह छुट्टियों में घर आया तो पूरा परिवार उसका ब्यौरा लेने लगा। अम्मा बोली, मन्नू, हेमराज गुरुजी भले हैं, पर ध्यान रहे तुम्हें अपने लड़कियों के लिए ना फंसा लें। ध्यान रखना बेटे। अम्मा की विशेषता है, वे संभावित या असंभावित पर विचार करते हुए अपने मस्तिष्क को हमेशा से तैयार रखती हैं, सदैव चौकन्ना रखती हैं। पिताजी का आशय भी वही था। मन्नू, हेमराज जी से मेरे अच्छे संबंध रहे हैं, पर तुम ध्यान देना, तुम ऐसा आचरण ना करना कि उन पर भद्दा प्रभाव पड़े। तुमने मन्नू की लड़कियों वाले घर ही में क्यों रखा? उन्होंने अपने घर से तो कहीं दूर रख सकते थे। हेमराज बड़े चतुर बनते हैं, तभी लड़के को मुफ्त में रख लिया है। यह उनका सोचना था। आजकल अच्छे लड़के मिलते ही कहाँ हैं। पिताजी को
उलाहना देकर अम्मा मनोहर से कहने लगी, मन्नू, हम तो परेशान हैं। रोज़ ही कोई न कोई व्यक्ति तुम्हारे विवाह की बात लेकर चला आता है। हम तो चाय पानी देते देते थक रहे हैं। आगे का हाल मनोहर की बहन दीपिका ने कहा। हाँ भैया, मम्मी पापा सच कह रहे हैं। अभी उसी दिन पीएससी के मेंबर अपनी लड़की का प्रस्ताव लेकर आए थे। लाखों की शादी होगी और तुम अगली बार पीएससी में बैठो तो देखना, फर्स्ट कैटेगरी में पक्की है। और तुम्हारे कॉलेज के प्रोफेसर आते ही बोले, मन्नू तो वहाँ सेट हो गया है ना, आपका लड़का मांगने आए हैं। और रीवा के वे जो पुरुष हैं सबसे बड़े वकील हैं। पिताजी बोले, इतने बड़े बड़े लोगों को मना करते करते नहीं बनता, और एक तुम हो जो अभी शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। पिताजी, पहले दीपिका और दिशा की शादी होगी, मैं पहले ही आपको स्पष्ट कह चुका हूँ। मनोहर को यह सब कहते हुए खुद पर गर्व हो आया। वह कितना खास है। लड़कियों की अच्छी खासी लाइन लग गई है रिश्तों की। अम्मा गुरुजी की लड़कियों को लेकर बेकार चिंता कर रही हैं। हेमराज गुरुजी का औसत स्तर है, उनके संदर्भ में वह तो बिल्कुल सोचेगा भी नहीं। यहाँ तो आदर्श स्थापना का भी मौका नहीं है। जब लोग कहें लड़के ने मामूली घर की लड़की से विवाह कर उदाहरण प्रस्तुत किया है, ऐसा तो लोग कहते ही नहीं, बल्कि लोग तो कहेंगे लड़का इश्क में पड़ गया, इसलिए शादी करनी पड़ेगी। वर्जनाएं मनुष्य को लुभाती हैं। अम्मा ने हेमराज गुरुजी की लड़कियों से अगर सावधान न किया होता तो शायद हो सकता है मनोहर का ध्यान प्रयत्नपूर्वक लड़कियों की ओर न जाता। अब तो ऐसे लगता जैसे मना करने के बाद बार बार उन्हीं की ओर ध्यान चला जाता। उसे लड़कियों की उपस्थिति का बोध अनायास होने लगा। वह मोहग्रस्त नहीं है, किंतु लड़कियों की बातों में वह कहीं होगा, यह विचार करके उसे अधीर करने लगा। जानबूझ के उसका ध्यान वहीं होने लगा। आंगन पार कर स्नानघर की ओर जाते हुए उसने सतर्कता बरती, तथापि उसका ध्यान अनायासी लड़कियों की ओर चला जाता। उसकी नज़र लड़कियों पर पड़ने से पहले ही छत पर चढ़े मुनगा तोड़ रहे गुरुजी पर पड़ी। गुरुजी जोर से बोले, मनोहर, पिताजी ठीक है ना बेटा? पिताजी आपको याद कर रहे थे। अच्छा अच्छा, ठीक है। तुमने मुनगे की कड़ी खाई है और मसला वो खाया है कभी? निशा बहुत बढ़िया बनाती है। मनोहर मन ही मन चौकस हुआ। अच्छा, लड़की के गुण धर्म बताए जाने लगे अब। इधर आंगन में खड़ी सुशीला ने आदतन कहा, मुनगा बहुत बढ़िया क्यों न हो, लेकिन आपके गुरुजी को सब्जी लाने का झंझट जो नहीं करना पड़ता, बस चुपचाप छत पर जाओ और तोड़ कर ले आओ। मनोहर, इनका बस चले तो हम लोगों को दोनों वक्त मुनगा ही खाना पड़े। वह मुस्करा दी। दोनों लड़कियों का मुस्कुराना भी मुझे अब एक लक्ष्य ही लगा। गुरुजी पत्नी की वक्रोक्ति न सुन पाए। आज छुट्टी है ना, तो होटल में क्यों खाओगे भला तुम? आज रात का खाना और दोपहर का भोजन मेरे साथ करोगे। अरे आप परेशान ना हो, खामखा आपको तकलीफ़ होगी। सुशीला तत्परता से बोल पड़ी, मनोहर, तुमको लेकर हम परेशान नहीं होते, समझा? खाना खाते हुए मनोहर को ऐसे लगा जैसे इस स्वप्न विहीन घर में कुछ भी नहीं है, किंतु कुछ पारंपरिक नियम और तरीके ज़रूर हैं। पीढ़े पर रखी भरी हुई थाली भव्य जान पड़ती है, खास मेहमानों के लिए। सुशीला चाची आग्रह से खिला रही है और छोटी मुस्तैदी से परोस रही है। निशा और नैना रसोई से गर्मा गर्म फुलके भेज रही हैं। मनोहर ने रसोई की आहट सुनी। छोटी अपनी अल्लड़ता और लापरवाही से तेज़ बोलती है, इसलिए उसे सब कुछ सुनाई दिया। अब वे नहीं ले रहे हैं। निशा का अस्फुट स्वर, कह दे एक और लेना पड़ेगा। छोटी फुलका ले आई, एक तो लेना ही पड़ेगा, और उसने चुपचाप एक फुलका ले लिया।
एक फुल्का और के बहाने निशा लगता है अब फतह पाना चाहती है। गुरुजी कहने लगे, बेटा कभी फुर्सत में छोटी को ज़रा गणित पढ़ा दिया करोगे? मेरी तुमसे विनती है, इसकी गणित थोड़ी सी कमज़ोर है। जी क्यों नहीं, पढ़ा दूंगा। गणित आज भी मेरा प्रिय विषय है। छोटी बीच का द्वार खोलकर मनोहर के कमरे में आ जाती थी और फिर जब तक पढ़ती द्वार खुला ही रहता था। खुले द्वार से उधर की गतिविधि का आसानी से आभास मिल जाता था कि वहाँ क्या हो रहा है और क्या नहीं। निशा और नैना उधर से गुजरती तो मनोहर को लगता कि उसे देखने के लिए दोनों इधर उधर हो रही हैं। उसके मन का शायद वहम हो, हाँ उसका तो अनुमान बल्कि धारणा है कि वह इस परिवार के लिए आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। उसकी उपस्थिति ज़बरदस्त परिवर्तन की तरह है। तो इस स्वप्न विहीन घर में कच्चे रूप में एक सपना जन्म ले रहा है जो इन्हें किसी मुकाम तक भी नहीं पहुंचाएगा, ऐसा मन्नू मन ही मन सोच रहा था। फिर गड़बड़, भैया आंसर ही निकल नहीं रहा, मैं क्या करूं, आप ही बताइए। छोटी पस्त थी। मनोहर ने चौंक कर कॉपी पर ध्यान केंद्रित किया तो उससे कहा, छोटी तुमने फिर से वही गलती दोहराई है। बीजगणित बहुत ही सरल है, बस तुम्हें पूरा ध्यान केवल चिन्हों पर ही देना होगा। यही तो गड़बड़ा जाती हूँ भैया। फिर मनोहर ने आंगन की खिड़की से सुना, वहाँ कोई शायद बतिया रहा था। छोटी बता रही थी, दीदी मुझे तो मालूम ही नहीं था कि गणित इंटरेस्टिंग भी हो सकता है अगर हम उस पर पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित करें। मैं गणित समूह लूँगी, यह पक्का रहा। पीईटी में बैठूँगी, यह भी बिल्कुल पक्का रहा। मैं पीईटी का ही एग्ज़ाम दूँगी। निशा और नैना ने हाथ के संकेत से छोटी को धीमे बोलने को कहा। उन्हें था कि शायद मन्नू उनकी बात न सुन ले। फिर छोटी ने क्या बताया, लड़कियों ने क्या पूछा, यह वह सुन ही नहीं सका। हाँ, अनुमान पुष्ट हुआ। लड़कियां उससे संबंध असंबंध जानना चाहती हैं, शायद यही होगा। मनोहर अनायास ही खामखा सोचने लगा, यदि चयन की स्थिति बने तो निशा उपयुक्त होगी या नैना। क्या निशा? क्यों? पता नहीं। लेकिन नैना क्यों नहीं? पता नहीं। लेकिन इस तरह की बेवकूफ़ी भरी बातें क्यों सोचनी चाहिए? मन्नू खुद को धिक्कारता रहा, जबकि सर्वश्रेष्ठ प्रस्तावों की सबसे लंबी सूची है उसके लिए। मनोहर ने पुस्तक उठाई और बिस्तर पर अधलेटा होकर चुपचाप पढ़ने लगा। देखा, पृष्ठ 84 का ऊपरी कोना मुड़ा हुआ है। उसे ध्यान आया, पुस्तक कई बार एकदम दूसरे स्थान पर रखी हुई मिलती है। तो क्या उसके जाने के बाद लड़कियां उसके कमरे में आती हैं या फिर पुस्तक पढ़ती हैं? कमरे में निशा आती है या नैना, या फिर दोनों? गुरुजी और छोटी दोपहर में स्कूल में रहते हैं। चाची तो सो जाती होंगी और लड़कियां कमरे में दाखिल हो जाती होंगी। ज़रूर वे कोई न कोई संकेत देना चाहती हैं। लड़कियां कुछ संकेत संप्रेषित करना चाहती हैं। शायद उसके अनुमान को सत्यापित करने के लिए ही पढ़ते समय छोटी अप्रत्याशित रूप से अनजाने में ही कह बैठी, भैया आप वह किताब मानस का हंस वापस कर आए क्या? निशा दीदी पूरा नहीं पढ़ पाई थी। अरे मैं नहीं जानता था कि तुम्हारी दीदी पुस्तकें भी पढ़ती हैं और वह भी मेरी यहाँ रखी हुई। ठीक है, मैं कल से फिर से ले आऊँगा। मनोहर दूसरे दिन शाम को पुस्तकालय गया और वह पुस्तक याद से लेकर लौटा तो दूध का पैकेट निशा ने पकड़ाया था। मानस का हंस, ये लो। छोटी ने बताया, आप पूरा नहीं पढ़ पाई थी। वह समझ नहीं सका उसे स्थिति का खुलासा करना चाहिए था या नहीं कि छोटी ने उसे यह बात बता दी थी। निशा की बरौनियाँ झपक गई। उसे लगा जैसी उसकी चोरी पकड़ी गई हो। हम लोगों को पुस्तकें नहीं मिल पाती ना, इसलिए ये पुस्तक। उसने बात आधे में ही छोड़ दिया।
अरे पढ़ लिया करो, कोई बातें नहीं, पुस्तकें आनंद देती हैं। मृत्युंजय मिल सकती है? उसने अनायास ही पूछा। पुस्तकों का मामला उलझा न दे। ओहो, यह तब तक नहीं होगा जब तक वह स्वयं इस परिवार में इन्वॉल्व नहीं होगा। उसने फिर से खुद को सचेत किया। यदि कहें तो इस परिवार से उसका इन्वॉल्वमेंट बस इतना भर है कि कई बार पीने का पानी चुक जाता है, यानी ख़त्म हो जाता है और उसे फिर उनसे मांगना पड़ता है। कल शाम की ही बात है। आज की शाम को एक मित्र अनायासी आ गया। घड़ा पूरा का पूरा खाली था। मनोहर बाहर वाले दरवाजे से निकलकर गुरुजी के अहाते में जा पहुंचा। वह अपने कार्य प्रयोजन से बीच वाले द्वार का प्रयोग नहीं करना चाहता था। नैना अहाता में ही खड़ी थी। चाची नहीं है, वो पीने का पानी ज़रा ख़त्म हो गया है, आप चलिए मैं ले आती हूँ। और नैना ने स्टील की बाल्टी में पानी लिए हुए बीच वाला द्वार खोलकर वहीं से सीधा उसके कमरे में आ गई। मनोहर ने उसके हाथ से बाल्टी ले ली और अपने घड़े में पानी डाला और वहीं पर बाल्टी वापस कर दी। नैना द्वार उड़काकर फिर से बंद करके चली गई। मित्र बोला, उधर वो चुप, इधर तुम चुप। तुम लोग आपस में बोलते चालते हो या फिर इशारों इशारों में? यह कला मुझे नहीं आती, समझे तुम? अरे तो फिर पटा लो। यह कला भी मुझे नहीं आती। मुझे यह सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। उन लोगों को तो आती होगी। सजातीय, कुलीन, प्रशासनिक अधिकारी, भाई ऐसे लड़के का वो कोई छोड़ता नहीं। आजकल तो बड़े मुश्किल से मिलते हैं ऐसे लड़के, लेकिन मैं हाथ नहीं आने वाला, समझ गए बच्चू? मनोहर मित्र के साथ ही चुपचाप वहाँ बैठे और बाद में बात करके बाहर चला गया। फिर रात्रि भोजन करने के बाद देर रात लौटा, लेकिन उस वक्त घर में बिजली नहीं थी, इसलिए असहनीय गर्मी और बिजली का जब तक मुकर जाना। आहट पाकर हेमराज गुरुजी ने उन्हें छत से नीचे झांका। अरे मनोहर, आ गए क्या तुम? चलो ऊपर चले आओ, नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी है। आया चाचा जी, कहकर ऊपर चला आया। मनोहर को छत का खुलापन काफ़ी अच्छा लगा। गुरुजी बोले, आओ बेटा, यह छत हमारे लिए एक नियामत है। गर्मी से बेहद आराम मिलता है। बिल्कुल। मनोहर निवाड़ की खटिया पर चुपचाप बैठ गया। बात शायद शादी ब्याह की ही चल रही थी, क्योंकि गुरुजी उसी तारतम्य में कहने लगे, मनोहर, तुम लोग दीपिका के लिए लड़का तलाश रहे हो ना बेटा? तुम्हारे माँ पिताजी? हाँ हाँ, है एक लड़का, फूड इंस्पेक्टर है। मैंने निशा की बात वहाँ चलाई थी, किंतु हमारा और लड़के वालों का गोत्र एक ही है, और तुम तो जानते ही हो एक ही गोत्र में विवाह नहीं हो सकता। तो सोचा दीपिका के लिए चर्चा की जा सकती है ना। प्रस्ताव काफ़ी अच्छा है, तुम्हारे माँ पिता को काफ़ी अच्छा लगेगा। कहते हुए मनोहर ने अनायास ही निशा को ताका। वैवाहिक चर्चा पर यह कैसा महसूस कर रही है, देखूं ज़रा। अंधेरे में उसकी दशा न जान सका, किंतु लक्ष्य किया वह उसे ही देख रही थी और अब आंखें झुका ली हैं। क्या निशा उसके प्रति मृदु भाव रखती हैं? लेकिन गुरुजी लगातार बोले, हाँ मुझे लगता है तुम्हारी बहन के लिए सुयोग्य बैठेगा। तभी बिजली आ गई। मनोहर अपने कमरे में उठकर चला आया। यदि दीपिका का विवाह यहाँ तय हो जाता है तो इस परिवार का एक और उपकार मेरे ऊपर हो जाएगा। क्या यह परिवार दबाव बना रहा है या फिर उसे घेर रहा है? गुरुजी निशा या नैना का प्रस्ताव रख दें तो स्पष्टता मना करना कठिन हो जाएगा। कैसी व्यू रचना है भला। वह थोड़ा सख्ते में आ गया। यदि इनसे मुक्त होकर कहीं अलग रहना चाहे तो गुरुजी को भला क्या कारण बताएगा कि आप निशा या नैनो को मेरे सिर थोपें? इससे बेहतर है मैं अपना प्रबंध कहीं और कर लूं। ओह, मनोहर पुस्तक पढ़ रहा था, तभी बीच के द्वार का किसी ने खटखटाया। उसे लगा कोई तो खटखटा रहा है। गुरुजी अस्वस्थ हैं, कहीं कोई उन्हें परेशानी तो?
उसने तत्परता से द्वार खोला। क्या बात है चाची, आप इतनी परेशान क्यों हैं? नैना अपनी सहेली की शादी में गई है बेटा, अब तक नहीं लौटी है। काफ़ी रात हो गई है, इसलिए मेरा जी घबरा रहा है। पता नहीं उसने लेट क्यों की है। चाची चिंतित लग रही थी। अरे आप परेशान ना होइए, मैं ले आता हूँ। आप मुझे केवल पता बता दीजिए कि वह कहाँ पर है। उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और चल पड़ा। क्या एकांत उपलब्ध कराया जा रहा है? वाह भाई वाह, पूरी की पूरी तैयारी। निशा या नैना, वो जिसमें से चाहे रुचि ले। उसे देखकर नैना की दुविधा दूर हुई। अच्छा हुआ आप आ गए, मैं तो काफ़ी घबरा रही थी। यहाँ कोई खाली ही नहीं है जो मुझे घर छोड़ दे। मैं परेशान थी। आइए, मैंने धीरे से कहा। वह पीछे बैठी। नैना के स्पर्श को मैं महसूस करता रहा। नैना कहने लगी, मैं भी पीएससी देना चाहती हूँ, पर पिताजी कह रहे थे कि यह कठिन परीक्षा है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। आप तो टॉपर रहे हैं, जब आप ही फर्स्ट कैटेगरी में नहीं आ सके तो मैं तो नहीं, मेरा मतलब है मैं तो एवरेज ही हूँ। मैं तो हिम्मत ही नहीं कर पा रही हूँ परीक्षा देने के लिए। यह बेवकूफ़ लड़की इस एकांत में यह याद दिला रही है कि मैं पूरी तरह सफल नहीं हूँ। और क्या गुरुजी, आप सोचते हैं कि मैं इस मूढ़मती से अनुराग रखूं, तो यह नहीं होगा। मुझे यह बिल्कुल नहीं जची। तनिक तल्लख होकर बोला, अब चयन प्रणाली निष्पक्ष नहीं रही और आप कंपटीशन से भला क्यों घबराती हैं? आप तो अपनी तैयारी कीजिए। अगर चयन होगा तो होगा और नहीं होगा तो नहीं होगा। कोशिश ज़रूर की जानी चाहिए। आप भी ज़रूर दीजिए एग्ज़ाम। आपसे मुझे हौसला मिला, धन्यवाद। घर पहुंचा तो सुशीला चाची दरवाजे पर ही मिल गई। मन्नू, तुम्हारा बड़ा सहारा है बेटा। तुम्हें तकलीफ़ हुई, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। फिर तो मैं भी आप लोगों को तकलीफ़ ही दे रहा हूँ, क्यों न चाची? अरे नहीं नहीं, तुम्हारे आ जाने से अच्छा लगने लगा है बेटा। कोई 2 दिन को आ गए तो लोगों को अड़चन होती है, और लेकिन यह परिवार उसे तो निःशुल्क रखकर आनंद पा रहा है। वाह भाई वाह, कैसा परिवार है। स्पष्टतः इस घर में एक सपना तो ज़रूर पल रहा है मुझे फंसाने का। प्रत्येक सदस्य, हाँ छोटी भी, अपने स्तर पर कोशिश ज़रूर कर रही है। किसी न किसी का सपना तो पूरा हो ही जाएगा। छोटी पढ़ने आई। मनोहर के बिस्तर पर 2-3 बर्थडे कार्ड रखे हुए देखकर छोटी ने उन्हें आश्चर्य से उठा लिया। कल आपका बर्थडे है? हाँ, काफ़ी सारे पुराने मित्रों ने ये कार्ड भेजे हैं। आप बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते क्या? यहाँ अकेले क्या करूँगा, इसलिए मैंने कोई प्लान ही नहीं बनाया। दूसरे दिन सायंकाल कार्यालय से लौटा तो सुशीला चाची ने मुझे पुकार लिया। छोटी ने बताया कि आज तुम्हारा जन्मदिन है। भाई, ये तो बड़ा खुशी का दिन है। बस अब तुम चुपचाप हाथ मुंह धोकर हमारे यहाँ आ जाओ। मुंह मीठा कराना है जी। वह हाथ मुंह धोकर उनकी तरफ पहुँच गया। चाची ने निशा को ज़ोर से आवाज़ दी, निशा इधर लाओ बेटा, क्या ला रही हो? निशा तश्तरियों में गुलगुले, हलवा और कटलेट लिए आ पहुँची। जन्मदिन शुभ हो। धन्यवाद, आप लोगों ने मेरा जन्मदिन याद रखा, मुझे अच्छा लगा। निशा वहीं पर ट्रे रख के बैठ गई। आपने गुनाहों का देवता पढ़ी है? मुझे वह किताब मिलेगी? आपने नहीं पढ़ी? बहुत पहले पढ़ी थी, लेकिन एक बार फिर से पढ़ना चाहती हूँ। गुनाहों का देवता पढ़ चुकी है और पुनः पढ़ना चाहती है। वाह भाई वाह, क्या बनना चाहती है, बिनती या सुधा? इस किताब के बहाने कोई संदेश तो नहीं देना चाहती। अभी कल ही तो आंगन में कपड़े सुखाते हुए गाना गा रही थी, शायद मुझे देखकर ही गा रही होगी। जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको खबर होगी या ना होगी। प्रेम संप्रेषण। अरे खाइए ना। अचानक वह वर्तमान में पहुंचा। हाँ हाँ, आज पाकशाला नैना और छोटी दोनों ने मिलकर संभाली हुई थी। उन्होंने सुशीला को भी वहीं बुला लिया। रचना रची जा रही है। योजनाबद्ध तरीके से निशा को अकेला छोड़ा जा रहा था
कि भाई जा लड़का पटाओ। वह स्पष्ट कहेगा, आप लोगों के बहुत उपकार हैं मुझ पर मैं आपके इस महाजनी प्रस्ताव की निंदा करता हूँ। मैं मानता हूँ कि प्रत्येक माता पिता अपनी लड़की का हमेशा मंगल ही चाहते हैं और प्रत्येक लड़की की कुछ न कुछ तो कामनाएं भी होती हैं, पर मैं इस वक्त प्रस्तुत नहीं हूँ। धन्यवाद। कुछ दिन ही पूर्व हेमराज गुरुजी के द्वारा बताए गए फूड इंस्पेक्टर लड़के के साथ दीपिका के विवाह की तिथि निकल आई थी। वह लड़का मम्मी पापा को दीपिका के लिए बिल्कुल जच गया था, इसलिए मनोहर छुट्टी लेकर घर चला गया। गुरुजी ने कहा था विवाह में ज़रूर पहुंचेंगे, लेकिन उनमें से कोई भी विवाह पर नहीं आया था। मनोहर जब वापस लौटा तो गुरुजी ने उसे शुभ समाचार दिया। अरे मनोहर, आयोजन अच्छा रहा ना बेटा? सब कुछ सकुशल से हो गया ना शादी ब्याह? मैं पहुंच ना सका, माफ़ी चाहता हूँ। उन्हीं दिनों निशा को देखने लड़के वाले आ गए थे। वे लड़की देखने के इरादे से ही आए थे, पर उन्हें निशा इतनी ज़्यादा भा गई कि यहीं के बाज़ार से उन्होंने साड़ी और अंगूठी खरीदकर रिश्ता पक्का कर लिया और शादी भी जल्दी ही करने वाले हैं। लड़का ग्रामीण बैंक में शाखा प्रबंधक है। इसी व्यस्तता में मैं शादी पर नहीं पहुंच सका। मैं माफ़ी चाहता हूं। मनोहर के लिए ये सूचना बिल्कुल अप्रत्याशित थी, तो उसे हथियाने का इन्होंने विचार ही नहीं किया। यह परिवार उससे प्रभावित ही नहीं है। ऐसे कैसे? इन लोगों को उसका एक भी गुण दिखाई नहीं दिया। तो ये लोग उसके प्रति इतने निर्लिप्त कैसे रह सकते हैं भला? कैसे? मनोहर को लगा ठीक इसी क्षण वह पूरी तरह अयोग्य, अकर्मण्य, अक्षम साबित हुआ है। इस लायक भी नहीं है कि किसी मामूली परिवार की मामूली लड़की के दिल में अपने लिए ललक जगा सके। लगा ये लोग उसे अनदेखा कर रहे हैं, बल्कि अनदेखा ही नहीं, अपेक्षित और अपमानित, खारिजी कर दिया। जैसे वह बेहद अपमानित सा महसूस कर रहा था। वह कुछ कहने की स्थिति में ही नहीं था। पूरी तरह आहत होकर वह चुपचाप अपने कमरे में चला आया। बहुत से दृश्य उसके सामने आए। निःशुल्क आवास व्यवस्था, मुनगे की कड़ी, गुलगुले, हलवा, गुनाहों का देवता, स्नेह, सहयोग, सौहार्द, सहदेशता, इनकी भलमानसता किसी फल प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि उस आदमियत के लिए थी जो इनके दिलों में और इनके संस्कारों में है। उसे दम घुटता सा जान पड़ा। उसने खुली हवा का स्पर्श पाने के लिए आंगन में खुलने वाली खिड़की चुपचाप से खोल दी और ताज़ी हवा खाने लगा। सामने निशा थी, हौज के पास हाथ पैर धो रही थी। इसके मन में भी क्या कभी भी कोई तमन्ना नहीं जागी मुझे पाने की? मैं कभी भी इसका काम में नहीं रहा। मैं बुरी तरह हताश था। निशा आंगन की डोरी में सूख रहा तौलिया निकालने के लिए मुड़ी और उसकी दृष्टि अनायास ही मनोहर पर पड़ गई। आ जाइए, बाथरूम खाली है। इसका सरोकार बस इतना ही रहा कि बाथरूम खाली है। मैं खुद को बेइज्जत महसूस करने लगा। नहीं, विवाह की शुभकामनाएं, धन्यवाद। निशा पूरी तरह सहज और स्वाभाविक दिखी। कोई पछतावा नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई खेद नहीं। मनोहर खिड़की से हटकर चुपचाप बिस्तर पर आ गया। आत्ममुग्धता, विशिष्टता का बोध उसे सुहा नहीं रहा है, बल्कि अस्वाभाविक लग रहा है। स्वांग की तरह, सिर्फ एक स्वांग। वह खुद को ही ठगते, जुटलाते, खुद से छिपाते हुए निशा से प्रेम कर बैठा है, निहायत ही रहस्यमय तरीके से। वो तो इस वहम में जी रहा था और इस रहस्य को ठीक उस क्षण समझ पा रहा है जब समझने का कोई अर्थ ही नहीं बचा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और याद से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तब फिर
like, share, and subscribe.